गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आज थर्ड ईयर के हमारे इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों की सिंध विजय की। धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने अधिकार में किया था, किन किन पॉलिसीज़ को उन्होंने अडॉप्ट किया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में पंजाब विलय, मैसूर विलय, पंजाब विलय, देन अवध विलय के बाद अब बात आती है सिंध विजय की। सिंध का जो प्रांत था, अहमद शाह अब्दाली के समय से ही सिंध पर अफगानिस्तान का अधिकार हो गया था। किंतु दुर्भाग्य ये था कि अहमद शाह अब्दाली के जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर सिद्ध हुए और उनकी इस कमजोरी का लाभ उठाकर बलूची जाति के शाखा जो थी उसके शक्तिशाली अमीर फतेह अली खान ने सिंध पर अपना अधिकार जमा लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी सिंध के परिप्रेक्ष्य में, जबकि फतेह अली द्वारा सिंध पर अपना अधिकार स्थापित किया गया। और 1800 ईस्वी में इस फतेह अली की मृत्यु के बाद सिंध का जो राज्य था, सिंध का जो प्रांत था, उसे फतेह अली खां के उत्तराधिकारियों ने आपस में बांट लिया। सिंध के जो शासक थे वे अमीर कहलाते थे। 19वीं सदी के प्रारंभ में यदि हम सिंध की स्थिति देखें तो सिंध पर 3 अमीरों का शासन था, यानी पूरा सिंध का प्रांत जो था वो 3 शक्तिशाली अमीरों ने आपस में बांट लिया था और 3 स्वतंत्र राज्यों के रूप में पूरे सिंध को उन्होंने स्थापित कर लिया था। अब सिंध का जो उत्तरी भाग था, उस उत्तरी भाग की राजधानी थी खैरपुर, यानी एक अमीर ने जो उत्तरी भाग है उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करा और अपनी राजधानी बनाई खैरपुर। दक्षिण का जो क्षेत्र था सिंध प्रांत का, उस पर दूसरे अमीर ने अधिकार स्थापित किया और अपनी राजधानी उसने बनाई हैदराबाद। जो उत्तरी पूर्वी भाग था सिंध का, उसकी राजधानी मीरपुर थी और इस पर तीसरे अमीर के द्वारा अपना आधिपत्य स्थापित किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं सिंध की शक्ति जो थी उसके संगठन में थी, लेकिन फतेह अली खां की मृत्यु के बाद सिंध का विभाजन हुआ एक प्रकार से, और उसकी एकता और शक्ति जो थी उससे उसको आघात पहुंचा। और कहीं ना कहीं अभी हम बाद में देखेंगे जब अंग्रेजों ने सिंध पर विजय हासिल की तो यदि ये अमीर आपस में एकता बनाए रखते, अपनी सैनिक शक्ति को एक बनाए रखते, तो शायद अंग्रेजों को वो परास्त कर सकते थे। बहरहाल अभी हम ये देखें कि सिंध की महत्ता क्या थी, किस वजह से अंग्रेज जो थे वो सिंध की ओर अपनी शक्ति में वृद्धि करना चाहते थे। तो इसकी भौगोलिक महत्ता बहुत थी। अब भौगोलिक महत्ता किस रूप में थी? सिंध के पश्चिम में अफगानिस्तान का राज्य था और सिंध के अमीरों का हमेशा अफगान पर आक्रमण का भय बना रहता था। अफगानिस्तान के शासक भी समय समय पर सिंध की राजनीतिक अधिकार की बात दोहराते रहते थे। इसी प्रकार आप देखिए रणजीत सिंह के बारे में हम बात कर चुके हैं। पंजाब राज्य के बारे में जब हमने पढ़ा था, रणजीत सिंह महाराज जो थे वो भी अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए सिंध की सीमा के समीप पहुंच रहे थे। तो अंग्रेजों को ये भी भय था कि कहीं वहां रणजीत सिंह अपना वर्चस्व स्थापित न कर ले। अब सिंध विजय या सिंध पर अधिकार और विलय के जो कारण थे उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि उरूस के आक्रमण का खतरा जो है, जिस प्रकार से रणजीत सिंह के विस्तार का खतरा मंडरा रहा था, उसी प्रकार मध्य एशिया में रूस का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जिससे अंग्रेज संचालक मंडल जो था वो काफी भयभीत हो उठा था। तो रूस के आक्रमण का भय संभवतः ये भी सिंध आधिपत्य के लिए अंग्रेजों को प्रेरित कर रहा था। और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग आप देखिएगा जो इस समय में बोलन दर्रे से होकर भारत में आने वाला मार्ग सिंध की सीमाओं से ही होकर के जाता था। यदि हम इस व्यापारिक मार्ग को देखें तो इसका सामरिक और राजनीतिक महत्व दोनों ही बढ़ जाता है। और महाराजा
रणजीत सिंह का इस ओर बढ़ना या सिंध की ओर बढ़ना भी अंग्रेजों के भयभीत होने या अंग्रेजों के सशंकित होने का कारण था और इसी उद्देश्य से उन्होंने सिंध पर अपनी विजय स्थापित करने के प्रयास किए। यदि पूर्व में आपको याद हो 1831 ईस्वी में भी बर्न्स को भेजा गया था सिंध की भौगोलिक स्थिति की जानकारी के लिए, देन पोंटीगर को भेजा गया था, ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। और बाद में आप देखिएगा 1832 ईस्वी में की संधि हुई थी। अंग्रेज रेजिडेंट पोंटीगर को सिंध के अमीरों के साथ संधि करने का कार्यभार सौंपा गया था और 1838 ईस्वी में सिंध के अमीरों के साथ संधि कर ली गई थी। पूर्व में 1832 में इन अमीरों के साथ संधि की गई थी और बाद में 1838 में पोंटीगर के द्वारा इन अमीरों को पुनः संधि के लिए विवश किया गया था। अब कुछ समय तक स्थितियां जो थी नॉर्मल चलती रही, क्योंकि इस समय अंग्रेज जो थे वो पंजाब में व्यस्त थे, पंजाब राज्य से उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। जैसा हमने पढ़ा, रणजीत सिंह के बाद प्रथम आंग्ल और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुए थे और इन युद्धों से फुर्सत पाने के बाद उन्होंने सिंध की ओर भी अपना ध्यान दिया था। इससे पूर्व में यदि आपको याद हो, हम शाह शुजा भी पढ़ चुके हैं पंजाब राज्य के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से शाह शुजा को अंग्रेजों ने कंपनी का संरक्षण प्रदान किया था और उन्हीं के संरक्षण में रहते हुए जब रणजीत सिंह ने शाह शुजा को सैनिक सहायता देते हुए पुनः सिंहासन दिलाने की बात की थी तो शुजा ने उसे स्वीकार नहीं किया था। तो ये स्थितियां जो थी वो बन रही थी, इसको हम पूर्व में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आप देखिए प्रथम अफगान युद्ध की शुरुआत हुई 1838 ईस्वी में। शाह शुजा को पुनः अफगानिस्तान का शासक बनाना ये इस प्रथम अफगान युद्ध का कारण माना जाता है या प्रथम अफगान युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, जबकि शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बनाने का निश्चय किया गया, जिससे ये युद्ध शुरू हुआ और इसमें सहायता के नाम पर सिंध के अमीरों पर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ लाद दिया गया था। यानी यह स्थिति ये थी कि जो अमीर थे उनसे कहा गया कि मौजूदा स्थिति में 1832 की संधि का पालन संभव नहीं है और वे अंग्रेजी सेना को सिंध से होकर अफगानिस्तान जाने की स्वीकृति दें, फिर भी उन्हें सेना के आने जाने से पूरा सहयोग देने को कहा गया। तो ये सारी स्थितियां जो थी 1832 की संधि का पूरी तरह से पालन सिंध के अमीरों द्वारा किया जा रहा था। उसके बावजूद भी आप देखिए इस अफगान युद्ध में सैनिक सहायता या सैनिक आवागमन या सैनिक मार्गों की सुलभता उपलब्ध कराने के लिए बार बार सिंध के इन अमीरों पर प्रेशर डाला जा रहा था। लॉर्ड एलनबरो जो 1842 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया था, वह अपनी जो प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई थी उस पराजय के कलंक को धोना चाहता था या जो बदनामी हुई थी उस बदनामी का दाग हटाना चाहता था और इसीलिए उसने सिंध विजय के लिए अपनी योजनाएं तैयार की। यहाँ पर आप देखिएगा नेपियर जो था उसने नेपियर 1842 ईस्वी में सितंबर में उसे रेजिडेंट नियुक्त किया गया था एलनबरो के द्वारा और चार्ल्स नेपियर को जब नया रेजिडेंट नियुक्त किया गया तो अमीरों से नई संधि करने का कार्यभार उसको पुनः सौंपा गया था, जिससे आप देखिए जो प्रथम अफगान युद्ध में हानि उठानी पड़ी थी, यहाँ एलनबरो अफगान युद्ध की बदनामी को मिटाकर उत्तर पश्चिमी सीमा जो थी उस पर कंपनी की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था और इसीलिए जो रेजिडेंट नेपियर था उसे नई संधि करने के लिए कहा गया था ताकि अमीरों के साथ संधि स्थापित करके जो सिंध के महत्वपूर्ण प्रांत थे उनको अधिकार में लिया जा सके। इसमें आप देखिए जो नई संधि अमीरों के साथ की गई थी वो अंग्रेजों की प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें
अंग्रेजों के उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी अंग्रेजों के लिए। कराची, बंदरगाह, शिकारपुर तथा सिंध नदी पर स्थित सक्कर और बक्कर के किले बहुत महत्वपूर्ण थे। सैनिक दृष्टि से सक्कर और बक्कर के किलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। ऐसे महत्वपूर्ण किले तथा उसके आसपास का भूभाग जो था वहाँ उसे ब्रिटिश सेना के लिए स्थायी रूप से कंपनी को दे दिए जाने के लिए विवश किया। यानी पूरे सिंध में जो सैनिक दृष्टि से भी, जो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र और किले थे वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ चुके थे इस नई संधि के तहत। फिर इसके बाद आप देखिए सिंध में सिक्के चलाने का अधिकार भी कंपनी को दिया गया, जबकि ये अधिकार होना चाहिए था सिंध के अमीरों के पास। उनके इस व्यक्तिगत अधिकार को भी अंग्रेजों द्वारा 1842 ईस्वी में ये जो संधियां की गई नेपियर के साथ, नेपियर और अमीरों के बीच, उसमें इस अधिकार को भी छीन लिया गया। सिंध नदी में आने जाने वाले अंग्रेजी जहाज़ों को कोयला दिया जाए, इस बात के लिए भी सिंध के इन अमीरों को विवश किया गया। यानी इन अंग्रेजी जहाज़ों को जो सिंध नदी में आते जाते थे उनके ईंधन, उनके रखरखाव, उनकी मरम्मत आदि की पूरी व्यवस्था करने का दायित्व इन अमीरों पर सौंपा गया। इसके बाद आप देखिए नई शर्तें और अमीरों का संयम टूटना। इतना कुछ प्राप्त करने के बाद, ये जो संधियां हुई थी, इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी अंग्रेजों की जो भूख थी वो समाप्त नहीं हो रही थी। सिंध के अमीर इन शर्तों को बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी बाधा के पूरा करते जा रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की जो मांग थी वो दिन पर दिन इतना अधिक बढ़ रही थी कि अब अंततः अमीरों का संयम जो था वो टूटने लगा था। अपनी स्वतंत्रता को वो अंग्रेजों के हवाले कर चुके थे, अपने अधिकार जो थे वो अंग्रेजों को दे चुके थे, अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र और किले अंग्रेजों को दे चुके थे। इसके बाद भी अंग्रेजों की भूख जो है वो शांत नहीं हो रही थी। अंत में आप देखिए जब नई शर्तें उन पर लादी जाने लगी तो उनका संयम टूट गया। इसका एक कारण ये भी था, इस समय खैरपुर का अमीर जो था रुस्तम, वो काफी बूढ़ा हो चुका था और उसके द्वारा जो उसका पुत्र था मीर मोहम्मद, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। लेकिन यहाँ ये गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी, आप देखिए। और इस गृह युद्ध में, ये गृह युद्ध हुआ था मीर मोहम्मद और उसके छोटे भाई अली मुराद के बीच में। और इस गृह युद्ध में नेपियर के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था और जिसका विरोध अमीरों और बलूची जाति के सरदारों ने किया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है और अंग्रेज रेजिडेंट को इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। और यही कारण है अधिकांश बलूची सरदार जो थे वो भी क्रोधित हो गए और उन्होंने हैदराबाद में कंपनी का प्रतिनिधि था इस समय आउटरम, उसके निवास पर हमला कर दिया। किसी तरह से आउटरम जो था वहां से भाग निकला, लेकिन ये घटना जो थी आउटरम पर अटैक वाली, वो इन बलूचियों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का कारण बन गई या युद्ध का कारण बन गई। इस तरह से 17 फरवरी 1843 ईस्वी को ये युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब नेपियर का हस्तक्षेप हुआ, बलूचियों के द्वारा आउटरम के निवास पर हमला किया गया। और इस शुरुआत के बाद 17 फरवरी 1843 ईस्वी को जो पहली मुठभेड़ हुई वो थी मियानी नामक स्थान पर बलूचियों और अंग्रेजों में, जिसमें बलूची परास्त हुए। और इस विजय के बाद अंग्रेजों ने हैदराबाद पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 24 मार्च 1843 ईस्वी को नेपियर ने मीरपुर के अमीर शेर मोहम्मद को परास्त कर दिया। ये घटना जो थी शेर मोहम्मद के परास्त होने की, इसने सभी अमीरों के हौसले जो थे उनको पस्त कर दिया या उनके उत्साह को समाप्त कर दिया और इन अमीरों ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन अमीरों के आत्मसमर्पण करते ही
सिंध का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में कर लिया गया। यदि हम इस पूरे विवरण को पढ़ें, ध्यान से देखें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सिंध का विलय निश्चित रूप से अंग्रेजों की अनैतिकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक ज्वलंत उदाहरण है। इस संबंध में आप देखिए, इतिहासकार हुए हैं इंस, उन्होंने सिंध विजय के औचित्य के संबंध में लिखा है, अगर हमारे भारतीय इतिहास की घटनाओं में अफगान दुर्घटना सबसे हानिकारक है तो सिंध की विजय सबसे अनैतिक है। किस प्रकार से आप देखिए, सिंध के अमीरों के साथ संधियां की गई थी। सिंध के अमीर निरंतर अंग्रेजों की हर मांग को पूरा कर रहे थे और अक्षरशः अंग्रेजों के साथ की गई संधि का पालन कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों ने जो उनके प्रति दुर्व्यवहार किया, अंग्रेजों ने जिस चालाकी से उनके राज्यों को हड़पा, वो निश्चित रूप से अनैतिक था। इसी प्रकार आप देखिए, नेपियर जो रेजिडेंट था, उसने भी इस संबंध में कहा है, हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक लाभदायक, उपयोगी और महत्वपूर्ण धूर्ता होगी। देखिए, स्वयं नेपियर द्वारा सिंध विजय को धूर्तता कहा गया है। इस तरह से इस सिंध की विजय को खुल्लम खुल्ला लूट, सबसे बुरा अपराध कहा गया है, जो निश्चित रूप से अंग्रेजों की धूर्तता, उनकी कूटनीति, उनके षड्यंत्रकारी होने को सिद्ध करता है। और इस प्रकार मैसूर, अवध, पंजाब और सिंध जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन कर लिए गए थे, जिसके लिए अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पूरी तरह से उत्तरदायी है। आज के इस टॉपिक को और हमारा ये जो चैप्टर है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, उसकी शक्ति का सुदृढ़ीकरण, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अंग्रेजों की पॉलिसीज के साथ हम लोग पुनः एक बार मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।